1970 के दशक के अंत में बहुत से चीनी लोगों का जीवन अभी भी कठिन था। सरकार व्यापार, कीमतों, नौकरियों और उत्पादन पर कड़ाई से नियंत्रित करती थी। चीन को अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए बड़े बदलाव की जरूरत थी। इस बदलाव का नेतृत्व डेंग शियाओपिंग ने किया। वो तुरंत चीन के राष्ट्रपति नहीं बने थे, लेकिन 1978 तक वे देश के सबसे शक्तिशाली नेता बन गए थे और सभी महत्वपूर्ण फैसले वही लेते थे। डेंग का मानना था कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को सत्ता में बने रहना चाहिए, लेकिन वे जानते थे कि माओ जेडोंग की पुरानी व्यवस्था जारी रहने पर चीन आगे नहीं बढ़ेगा। अपने सहयोगियों हु याओबांग और झाओ जियांग के साथ डेंग ने तथाकथित 4 आधुनिकीकरण को आगे बढ़ाया। इसका उद्देश्य कृषि, उद्योग, राष्ट्रीय रक्षा और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को बेहतर बनाना था। उनकी योजना सीधी थी। सबसे पहले उत्पादन को मजबूत करना जरूरी था, नई तकनीक लाना और अर्थव्यवस्था के कुछ हिस्सों को व्यापार और विदेशी निवेश के लिए खोलना। आर्थिक सुधारों की चर्चा के साथ कुछ चीनी लोगों ने राजनीतिक स्वतंत्रता भी मांगी। बीजिंग के सिडिन स्ट्रीट की एक लंबी दीवार पर लोगों ने बड़े-बड़े पोस्टर चिपकाना शुरू कर दिया। उन्होंने यहां सांस्कृतिक क्रांति, भ्रष्टाचार और माओ की गलत नीतियों पर शिकायतें लिखीं। ये जगह डेमोक्रेसी वॉल के नाम से मशहूर हुई। शुरुआत में डेंग ने इसकी इजाजत दी क्योंकि इससे उन्हें सरकार में विरोधियों के खिलाफ फायदा मिला। लेकिन स्थिति तब बदल गई जब आलोचना सिर्फ पुराने अधिकारियों तक सीमित नहीं रही। अब कुछ कार्यकर्ता खुद चीन की व्यवस्था में लोकतंत्र और बदलाव की मांग करने लगे। उनमें से एक वेई जिंगशेंग थे, जो इलेक्ट्रीशियन और पूर्व रेड गार्ड थे। दिसंबर 1978 में उन्होंने डेमोक्रेसी वॉल पर एक निबंध लगाया, जिसे 5वां आधुनिकीकरण कहा गया। उन्होंने कहा कि कृषि का आधुनिकीकरण ही काफी नहीं है, उद्योग, सैन्य और तकनीक। उनके अनुसार चीन को अपने नागरिकों के जीवन को वास्तव में बेहतर बनाने के लिए लोकतंत्र की भी आवश्यकता है। सरकार का जवाब साफ था। वेई को गिरफ्तार किया गया और बाद में 15 साल की कैद की सजा सुनाई गई। अन्य कार्यकर्ताओं को भी गिरफ्तार किया गया जो अधिक स्वतंत्रता चाहते थे। यहीं डेंग ने अपने सुधारों की सीमा दिखा दी। वो अर्थव्यवस्था बदलने को तैयार थे, लेकिन वो कम्युनिस्ट पार्टी का नियंत्रण खोने नहीं देंगे। 19 मार्च 1979 को उन्होंने 4 मूलभूत सिद्धांत पेश किए। इसमें कहा गया कि चीन समाजवादी ही रहेगा, इसका नेतृत्व लगातार कम्युनिस्ट पार्टी ही करेगी और ये मार्क्स, लेनिन और माओ के मुख्य विचारों को नहीं छोड़ेगा। सीधे शब्दों में कहें तो पैसे कमाने का तरीका बदल सकता है, लेकिन सरकार की व्यवस्था नहीं। इसी के साथ डेंग ने चीन के अन्य देशों के साथ संबंध मजबूत करना शुरू किया। 1979 में वे संयुक्त राज्य अमेरिका गए। ये वहां चीन जनवादी गणराज्य के किसी प्रमुख नेता की पहली यात्रा थी। 1949 में चीन के कम्युनिस्ट देश बनने के बाद उनका उद्देश्य विदेशी तकनीक, निवेश और नए व्यापारिक साझेदार प्राप्त करना था। यहीं से उस प्रणाली की शुरुआत हुई जिसे चीनी विशेषताओं वाला समाजवाद कहा गया। इसने समाजवाद पूरी तरह नहीं हटाया। सरकार के पास अब भी अर्थव्यवस्था पर बड़ा नियंत्रण है, लेकिन कुछ बाजार आधारित गतिविधियों की अनुमति दी गई। कुछ किसानों को यह तय करने की अधिक स्वतंत्रता दी गई कि वे क्या उगाना चाहते हैं। छोटे निजी व्यवसायों की अनुमति दी गई। कुछ मूल्य नियंत्रण धीरे धीरे ढीले किए गए और चीन विदेशी कंपनियों के लिए खोला गया। बदलाव सावधानी से हुए, पूरे देश में एक साथ नहीं। इसके बजाय सरकार ने कुछ स्थानों को चुना जो नई प्रणाली के परीक्षण स्थल बनेंगे। इन्हें विशेष आर्थिक क्षेत्र कहा गया। इन जगहों पर विदेशी कंपनियों के लिए व्यापार करना आसान था। यहाँ टैक्स लाभ, अधिक लचीले व्यापार नियम और फैक्ट्री स्थापित करने के बड़े अवसर मिलते थे। शेंज़ेन, झुहाई, शांतो और शियामेन पहले विशेष आर्थिक क्षेत्रों में शामिल थे। इन्हें औपचारिक रूप से 1980 में स्थापित किया गया था। शेंज़ेन को इसलिए चुना गया क्योंकि ये हांगकांग के पास है, जो तब व्यापार का बड़ा केंद्र था। शियामेन समुद्र के पार ताइवान के सामने है। डेंग चाहते थे कि इन क्षेत्रों में जांचा जाए कि कड़े राजनीतिक नियंत्रण और खुली अर्थव्यवस्था साथ लाए जा सकते हैं। अगर यह प्रयोग असफल होता है तो नुकसान सीमित ही रहेगा, लेकिन अगर यह सफल होता है तो इसे चीन के अन्य हिस्सों में भी फैलाया जा सकता है। और यही हुआ। विदेशी निवेश आना शुरू हुआ, फैक्ट्रियां स्थापित की गईं और नौकरियां बढ़ने लगीं। शेंज़ेन, जो पहले एक छोटा और कम विकसित इलाका था,
चीन का सबसे महत्वपूर्ण व्यापार और तकनीकी केंद्रों में से एक बन गया। ये देंगे शियाओपिंग के नेतृत्व में बड़ा बदलाव था। उन्होंने चीन को लोकतांत्रिक नहीं बनाया, बल्कि व्यापार और विदेशी निवेश के लिए दरवाजे खोले, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी का सख्त नियंत्रण बनाए रखा। यही संयोजन आने वाले दशकों में चीन की अर्थव्यवस्था के तेजी से विकास की नींव बनेगा। फिर भी चीन के नए आर्थिक क्षेत्रों ने तेज विकास कर कई नौकरियां दी। यह श्रम सस्ता था, कुछ कर कम थे और व्यापार नियम देश के अन्य हिस्सों से ज्यादा लचीले थे। साथ ही प्रांतों की कृषि प्रणाली बदली गई। धीरे धीरे पुराने सिस्टम को हटाया गया, जिसमें किसान सामूहिक रूप से काम करते थे और लगभग सारी फसल पर सरकार का नियंत्रण था। हर परिवार को जमीन दी गई जिसे वे जोत सकते थे और जरूरी हिस्सा सरकार को देने के बाद वे अपनी अतिरिक्त फसल बेचने की अनुमति थी। क्योंकि अब उनके पास ज्यादा कमाई करने का मौका था, किसानों ने अपनी फसल बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत की। 1980 के दशक के मध्य तक लगभग हर ग्रामीण परिवार इस नए सिस्टम का इस्तेमाल कर रहा था। साथ ही खाद्य उत्पादन भी तेजी से बढ़ा। फिर विश्वविद्यालय खोले गए और प्रवेश परीक्षा फिर शुरू हुई, जो सांस्कृतिक क्रांति में बंद थी। कई छात्र, शिक्षक और अधिकारी जिन्हें पहले प्रांतों में भेजा गया था, अब शहरों में लौटने की अनुमति मिली। डेंग शियाओपिंग जब अर्थव्यवस्था सुधार रहे थे, तभी पड़ोसी वियतनाम से युद्ध शुरू हुआ। चीन और वियतनाम दोनों कम्युनिस्ट देश हैं। उनके संबंध बिगड़ गए क्योंकि वियतनाम ने सोवियत संघ का साथ दिया, जो चीन का दुश्मन था। 1978 में वियतनाम ने कंबोडिया पर हमला किया और पोल पॉट के नेतृत्व वाले खमेर रूस को सत्ता से हटा दिया। खमेर रूस चीन का सहयोगी था, भले ही उसने कंबोडिया में कई लोगों को मारा। इसी कारण चीन ने 1979 में उत्तरी वियतनाम पर हमला किया। यह बड़ा संघर्ष केवल कुछ हफ्तों तक चला, लेकिन दोनों पक्षों को भारी नुकसान हुआ। मरने वालों की सही संख्या स्पष्ट नहीं है, क्योंकि रिपोर्टें अलग-अलग हैं। आज भी यह साफ है कि चीनी सेना को अनुभवी वियतनामी सेना के खिलाफ मुश्किल हुई। युद्ध ने दिखा दिया कि चीन को अपनी सेना के प्रशिक्षण, नेतृत्व, हथियारों और लड़ाई के तरीकों को और बेहतर बनाना होगा। युद्ध के बावजूद चीन के पश्चिमी देशों से संबंध बेहतर होते गए। डेंग ने ब्रिटेन, जापान, फ्रांस समेत अन्य देशों के नेताओं का स्वागत किया। चीन ने ताइवान पर बातचीत का तरीका भी बदला। बलपूर्वक मुक्ति की धमकी देने के बजाय इसने शांतिपूर्ण पुनर्मिलन पर ज्यादा जोर दिया। डेंग ने एक देश दो प्रणाली का प्रस्ताव दिया, जिसमें ताइवान चीन के अधीन रहते हुए अपना आर्थिक और सामाजिक सिस्टम रख सकता था। ताइवान ने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया। उनकी सरकार नहीं चाहती थी कि वे चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के अधीन हों। इस दौर में दुनिया भर में पिनियन का इस्तेमाल बढ़ा, ताकि मंदारिन को अंग्रेजी अक्षरों से पढ़ना लिखना आसान हो। इसी वजह से पीकिंग अब बीजिंग कहलाने लगा। लेकिन चीन के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी का नियंत्रण सख्त बना रहा। इसने जिन सबसे बड़ी समस्याओं का सामना किया, उनमें से एक थी आबादी का तेजी से बढ़ना। 1949 में चीन जनवादी गणराज्य की स्थापना के बाद से सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के कारण मृत्यु दर कम हो गई। इसके साथ ही उस समय परिवारों को ज्यादा बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। इसी वजह से कुछ ही दशकों में चीन की आबादी लगभग दोगुनी हो गई। इसी वजह से लगभग 1980 में सख्ती से एक संतान नीति लागू की गई। कई परिवारों को सिर्फ एक ही बच्चा रखने की अनुमति थी। हालांकि जगह और हालात के अनुसार कुछ अपवाद भी थे। जो लोग इसका उल्लंघन करते थे, उन पर जुर्माना लगाया जा सकता था, नौकरी छीन ली जाती थी या अन्य तरीकों से सजा दी जाती थी। कुछ जगहों पर अधिकारियों ने जबरन गर्भपात और नसबंदी का भी इस्तेमाल किया। इस नीति ने जनसंख्या वृद्धि धीमी की, लेकिन इससे कई समस्याएं भी हुईं। कुछ परिवार बेटा ज्यादा चाहते थे, जिससे पुरुषों की संख्या महिलाओं से काफी बढ़ गई। एक पीढ़ी बड़ी हुई जिसमें सिर्फ एक बच्चा था, जिससे 2 माता-पिता और 4 दादा-दादी की देखभाल की उम्मीद थी। महिलाओं की स्थिति भी बदली है। डेंग के समय से पहले ही एक नए कानून ने महिलाओं को शादी, तलाक और संपत्ति के अधिकार दिए थे। शहरों में भी कई महिलाओं को नौकरी मिली। 1980 में चीन उन पहले देशों में शामिल था जिन्होंने महिलाओं के खिलाफ भेदभाव के उन्मूलन पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय को स्वीकार किया। लेकिन असली स्थिति अभी भी बराबरी से बहुत दूर है। सरकार और बड़े व्यवसायों में सबसे ऊंचे पदों पर बहुत कम महिलाएं हैं। दूर दराज के प्रांतों में बदलाव भी बहुत धीमा है,
जैसे जैसे अर्थव्यवस्था बेहतर हो रही है, कई छात्र उम्मीद करते हैं कि अब राजनीतिक सुधार भी आएंगे। वे हु याओबांग की प्रशंसा करते हैं, जो कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव और देंग के लंबे समय के सहयोगी थे। हु दूसरों की राय के लिए अधिक खुले हैं। उन्होंने कुछ सुधारों का समर्थन किया और प्रिंसलिंग्स यानी अधिकारियों के बच्चों के विशेषाधिकारों की आलोचना की। 1986 में विभिन्न शहरों में छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने प्रेस की अधिक स्वतंत्रता, अधिक खुली सरकार और व्यापक लोकतंत्र की मांग की। नेताओं ने हु को दोषी ठहराया क्योंकि वे प्रदर्शनकारियों के प्रति नरम थे। जनवरी 1987 में उन्हें अपने पद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया और उन्होंने सार्वजनिक रूप से अपनी कथित गलतियों को स्वीकार किया। अप्रैल 1989 में दिल का दौरा पड़ने से हु की मृत्यु हो गई। कई छात्रों के लिए वे बदलाव के प्रतीक थे, जिसे कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने नहीं स्वीकारा। हजारों लोग शोक जताने एकत्र हुए, लेकिन उनकी याद जल्द ही भ्रष्टाचार, आजादी की कमी और सख्त पाबंदियों के विरोध में बदल गई। छात्र बीजिंग के तियानअनमेन स्क्वायर में उमड़ पड़े। ठीक 70 साल बाद 1919 में हुए छात्र आंदोलन के उन्होंने एक बार फिर लोकतंत्र की मांग की, और इस बार केवल एक छोटा समूह ही कम्युनिस्ट पार्टी का सामना नहीं कर रहा था। चीन की सत्ता के केंद्र में ही एक बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन शुरू हो रहा था। 13 मई 1989 को तियानअनमेन स्क्वायर में सैकड़ों छात्रों ने भूख हड़ताल शुरू की। उन्होंने सरकार को बातचीत के लिए मजबूर करने हेतु भूख हड़ताल की और स्पष्ट किया कि वे सरकार गिराना नहीं चाहते। वे जो मांग रहे थे वो थी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कम भ्रष्टाचार और राजनीतिक सुधार। समय के साथ हजारों हजार छात्र इसमें शामिल हो गए। मजदूर और आम नागरिक भी उनका समर्थन करने के लिए आ गए। चीन के शीर्ष नेताओं में यह बंटवारा हो गया कि इस विरोध का सामना कैसे किया जाए। झाओ जियांग, कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी, छात्रों से बात करना चाहते थे। 19 मई को वे खुद तियानअनमेन स्क्वायर गए और छात्रों से अनुरोध किया कि वे अपनी भूख हड़ताल रोक दें ताकि उनकी जान खतरे में ना पड़े। प्रीमियर ली पेंग का मानना था कि विरोध जल्द खत्म होना चाहिए, जबकि देंग शियाओपिंग ने और सख्त कार्रवाई का समर्थन किया। 20 मई को सरकार ने बीजिंग के कुछ हिस्सों में मार्शल लॉ घोषित कर दिया। उन्होंने सैनिक भेजे, लेकिन शुरू में उन्हें बहुत सारे निवासियों ने रोक दिया। विरोध प्रदर्शन जारी रहा। 3 जून की रात से लेकर 4 जून की सुबह तक सैनिक फिर से टैंकों और बख्तरबंद वाहनों के साथ बीजिंग में दाखिल हुए। उन्होंने तियानअनमेन स्क्वायर की ओर जाने वाली सड़कों को रोकने वालों पर गोली चलाई। कई आम नागरिक मारे या घायल हुए। आज तक भी मरने वालों की सही संख्या निश्चित नहीं है। अलग अलग अनुमान के अनुसार सैकड़ों से लेकर हजारों तक लोग मारे गए हो सकते हैं। चीनी सरकार इस घटना से जुड़ी जानकारी को सख्ती से नियंत्रित करती है। 5 जून को कैमरे में एक अनजान आदमी कैद हुआ जो चांगअन एवेन्यू पर टैंकों की कतार के सामने खड़ा हो गया। उसने कई बार टैंकों को रोका, जबकि उसे कुचला या गोली मारी जा सकती थी। पुष्टि नहीं हुई कि वह कौन था या उसके साथ बाद में क्या हुआ, लेकिन वो पूरी दुनिया में टैंकमैन के नाम से जाना गया, जो दमनकारी सरकार के खिलाफ विरोध का प्रतीक बन गया। कई देशों ने इस दमन की कड़ी निंदा की, लेकिन देंग ने सैन्य कार्रवाई का बचाव किया। उन्होंने विरोध को प्रतिक्रांतिकारी अशांति बताया और कहा कि कम्युनिस्ट पार्टी का नियंत्रण बनाए रखने के लिए इसे रोकना जरूरी है। झाओ जियांग को छात्रों के प्रति सहानुभूति के कारण पद से हटा दिया गया। वे लगभग 15 वर्षों तक नजरबंद रहे, जब तक उनकी मृत्यु नहीं हो गई। इस बीच ली पेंग प्रधानमंत्री बने रहे और दमन के प्रमुख चेहरों में से एक बन गए। इस घटना का चीन के अन्य देशों के साथ संबंधों पर बड़ा प्रभाव पड़ा। संयुक्त राज्य अमेरिका और कुछ यूरोपीय देशों ने प्रतिबंध लगाए। विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक ने भी चीन को सामान्य ऋण देना अस्थायी रूप से रोक दिया। कुछ विदेशी निवेशकों की रुचि भी कम हो गई। जहां चीन में सख्ती बढ़ रही थी, वहीं ताइवान में इसका उल्टा हो रहा था। वहां 1987 में मार्शल लॉ हटा दिया गया था। धीरे धीरे वहां स्वतंत्र चुनाव और राजनीतिक स्वतंत्रता बढ़ी और अर्थव्यवस्था भी तेजी से बढ़ी, खासकर टेक्नोलॉजी व कंप्यूटर चिप्स निर्माण में। तियानअनमेन दमन के बाद चीन में आर्थिक सुधारों की रफ्तार भी धीमी पड़ गई। रूढ़िवादी नेताओं का प्रभाव फिर से बढ़ गया, जो डरते थे कि तेज बदलाव से राजनीतिक अस्थिरता आ सकती है। लेकिन देंग ने देश को पूरी तरह पीछे हटने नहीं दिया।
1992 में 87 साल की उम्र में वे दक्षिणी चीन की यात्रा पर गए। उन्होंने शेंजन, जुहाई, शंघाई और अन्य जगहों का दौरा किया, जो आर्थिक सुधारों की वजह से तेजी से अमीर हो गए थे। इसे दक्षिणी दौरा कहा गया, जहां उन्होंने अधिकारियों को अर्थव्यवस्था खोलने, व्यापार बढ़ाने और पुराने कम्युनिस्ट विचारों को विकास में बाधा न बनने देने के लिए प्रोत्साहित किया। देंगे के लिए यह मायने नहीं रखता था कि कोई तरीका समाजवादी दिखता है या पूंजीवादी। महत्वपूर्ण यह है कि क्या यह अर्थव्यवस्था और लोगों की जिंदगी बेहतर करता है। उनके मजबूत प्रभाव के कारण चीन की मुख्य दिशा फिर से आर्थिक सुधार बन गई। यहीं पर कम्युनिस्ट पार्टी और जनता के बीच एक अनौपचारिक समझौता बना। सरकार लोगों को व्यापक राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं देगी, लेकिन इसके बदले सरकार ने नौकरी, विकास, बेहतर जीवन और चीन को एक शक्तिशाली देश के रूप में फिर से स्थापित करने का वादा किया। 1992 में कम्युनिस्ट पार्टी ने आधिकारिक रूप से चीन की व्यवस्था को समाजवादी बाजार अर्थव्यवस्था कहा। सरकार कम्युनिस्ट ही रही, पर अब बाजार को दाम तय करने और व्यापार में ज्यादा आजादी मिल गई। कई सरकारी कंपनियां सुधारी, बेची या बंद की गईं। साथ ही बड़े निजी व्यवसाय तेजी से बढ़े और अर्थव्यवस्था आगे बढ़ी। वर्ल्ड बैंक के अनुसार चीन के दरवाजे खुलने के बाद करीब 800 मिलियन लोग अत्यधिक गरीबी से बाहर आए हैं, लेकिन तेज विकास की भी कीमत चुकानी पड़ी है। मुफ्त आवास, सस्ता खाना और सरकार से मिलने वाले कुछ लाभ कम हो गए। जब पुरानी फैक्ट्रियां बंद हुईं, तो कई मजदूरों की नौकरियां चली गईं। भ्रष्टाचार, प्रदूषण और अमीर गरीब के बीच की खाई भी बढ़ गई। करोड़ों ग्रामीण लोग काम की तलाश में शहरों की ओर चले गए। हुकूक सिस्टम के कारण कई लोगों को शहर में सरकारी स्कूल, स्वास्थ्य सेवा और अन्य लाभ मिलना मुश्किल हो गया। 1997 में 92 वर्ष की आयु में देंग शियाओपिंग का निधन हुआ। समर्थकों के लिए वे वही नेता थे जिन्होंने अर्थव्यवस्था खोली और कई चीनी लोगों की जिंदगी बेहतर की। आलोचकों का कहना है कि उन्होंने आर्थिक विकास का उपयोग एक दलीय शासन बनाए रखने के लिए किया। उनके बाद जियांग जेमिन मुख्य नेता बने। उन्होंने अर्थव्यवस्था को खोलना जारी रखा, पर राजनीति और समाज पर कम्युनिस्ट पार्टी का नियंत्रण बरकरार रहा। जुलाई 1997 में ब्रिटेन ने 156 वर्षों के शासन के बाद हांगकांग को चीन को लौटा दिया। चीन ने वादा किया कि हांगकांग एक देश दो व्यवस्थाएं के तहत अपनी कानून व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और जीवन शैली बनाए रखेगा। 2 साल बाद पुर्तगाल ने भी मकाऊ को चीन को लौटा दिया, उसी प्रणाली के तहत। उस समय कई लोग मानते थे कि चीन अमीर होने पर लोकतांत्रिक बनेगा, पर ऐसा नहीं हुआ। मिडिल क्लास और अर्थव्यवस्था बढ़ी, लेकिन सरकार पर कम्युनिस्ट पार्टी का नियंत्रण कायम रहा। 11 दिसंबर 2001 को चीन विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना। चीन में विदेशी कंपनियों द्वारा उत्पाद बनवाने का चलन बढ़ा। सस्ती मजदूरी और बड़े-बड़े कारखानों की वजह से चीन के उत्पादों का निर्यात तेजी से बढ़ा और देश एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग सेंटर बन गया। फैक्ट्रियों की संख्या बढ़ने से वायु प्रदूषण और कार्बन उत्सर्जन भी बढ़ा। 2008 में बीजिंग में चीन के पहले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल आयोजित किए गए। यह सिर्फ एक खेल आयोजन नहीं था, इसने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि कभी गरीब और बंद देश अब एक तेजी से बढ़ती आर्थिक और वैश्विक शक्ति बन चुका है। 2008 का बीजिंग ओलंपिक नए चीन का एक बड़ा प्रदर्शन बन गया। ओपनिंग सेरेमनी में इसने देश के लंबे इतिहास, संस्कृति, तकनीक और बढ़ती ताकत को दिखाया। 2010 में चीन ने जापान को पीछे छोड़ दिया और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। लेकिन हर कोई कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व से संतुष्ट नहीं है। तिब्बत और शिनजियांग में सख्त सरकारी नियंत्रण को लेकर विरोध और शिकायतें हुई हैं। अधिकारियों ने गिरफ्तारियों, व्यापक निगरानी और कड़ी सुरक्षा के साथ जवाब दिया। इंटरनेट पर ग्रेट फायरवॉल के जरिए सरकार कई विदेशी वेबसाइटें ब्लॉक करती है और कम्युनिस्ट पार्टी का विरोध करने वाली पोस्ट्स पर निगरानी रखती है। इसका अर्थ है कि व्यवस्था और विकास के वादे के बदले अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, स्वतंत्र मीडिया और राजनीतिक विपक्ष सीमित हैं। 2012 में हू का 10 साल का नेतृत्व समाप्त हुआ। चीन के प्रमुख नेता, उनकी जगह कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी के रूप में शी जिनपिंग ने ली। अगले साल वे राष्ट्रपति बने। किंग राजवंश के अंतिम सम्राट के पतन के 100 साल बाद चीन पूरी तरह बदल गया है।
एक कमजोर, गरीब और युद्धों से बटे देश से ये विनिर्माण और व्यापार का एक बड़ा केंद्र तथा एक वैश्विक शक्ति बन गया है। लेकिन एक बड़ा सवाल बना हुआ है, चीन कितनी दूर तक तेज विकास और कम्युनिस्ट पार्टी के कड़े नियंत्रण को एक साथ चला सकता है? क्योंकि जैसे जैसे देश बाहर से मजबूत हो रहा है, अंदर सरकार का नियंत्रण और सख्त होता जा रहा है।